ये क्वेश्चन नंबर 795 है। व्हाट इज एम्पिरिकल नॉलेज प्राइमरली बेस्ड ऑन। जो एम्पिरिकल नॉलेज है ये किस चीज के ऊपर बेस करता है। एम्पिरिकल नॉलेज जो है इसका ताल्लुक तजर्बे के साथ है। इसका ताल्लुक तजर्बे के साथ है। तो यहाँ पे अब देख, लॉजिक एंड रीजनिंग ये वो नॉलेज होता है जो रैशनल होता है। इंट्यूशन एंड बिलीफ वो इंट्यूटिव वो नॉलेज और होता है, इंट्यूशन वाला होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन यानी वो जो हम अपने तजर्बात से ऑब्जर्वेशन से नॉलेज लेते हैं वो एम्पिरिकल नॉलेज होता है। ठीक है। What type of knowledge is derived from logical reasoning and systematic thinking। कौन सा नॉलेज हम लॉजिकल रीजनिंग और सिस्टमैटिक थिंकिंग से लेते हैं। यानी लॉजिक और थिंकिंग, तो ये रैशनल नॉलेज होगा। इसके अंदर सोच इन्वॉल्व है, लॉजिक इन्वॉल्व है, वो रहे। यानी इंपीरिकल तजुर्बात वाला सेंसेस वाला होता है, इंट्यूशन वाला इंट्यूटिव होता है, और मिस्टिकल तो होता है, जादू वगैरह जिस तरह होता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये किसको कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जरा बताइए तो। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी अरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी का बानी भी कहा जाता है इसको, और फादर ऑफ ये भी कहा जाता है। डेटा इज टेकन फ्रॉम सैंपल इन। अब थोड़ा सवाल स्टैट का आ गया है। ठीक है जी, पता चल रहा है कि आपकी जो है वो रिसर्च बहुत कमजोर है। आप जो है ना रिसर्च की ट्यूशन रखें। अच्छा, डेटा इज टेकन फ्रॉम सैंपल इन स्टैट के अंदर हम डेटा जो ले रहे होते हैं ना, जब हम पॉपुलेशन डेटा ले रहे होते हैं उसकी जब बात उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। यानी पूरी पॉपुलेशन से जब डाटा लेते हैं उससे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। और जब वो जो पॉपुलेशन डाटा लिया, सैंपल लिए जिन लोगों से में से डाटा लेना, उसको फर्दर करना, उससे हम जो है वो कह रहे होते हैं कि ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। When pre-planned question asked in rigid, inflexible manner is called। कौन सा पिछले वाला कह रहे हैं? डेटा इज टेकन फ्रॉम सैंपल इन डैश स्टैटिस्टिक्स। देखें, जो डाटा हम ले रहे होते हैं ना रिसर्च के अंदर, वो हम जनरली कहते हैं जी कि ये पॉपुलेशन से डाटा ले रहे हैं। अब वो पॉपुलेशन जो हमारी होती है ना वो डिस्क्रिप्टिव उसके अंदर काउंट करती है। अब उसके अंदर जो डाटा हमने लिया, जो सैंपल होता है हमारा, उस सैंपल से डाटा लेना, उस सैंपल से डाटा लेना, उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, फर्दर टेस्ट लगाते हैं, फर्दर जाते हैं चीजों की तरफ, तो ये जो है वो स्टैट का है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। अच्छा, परिप्लांट, परिप्लांट को का मतलब क्या है? ये की वर्ड है परिप्लांट। इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर है जो हमने मैंने आपको पढ़ाई थी, वो इंटरव्यू की टाइप्स पढ़ाई थी, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। तो जो स्ट्रक्चर होता है इंटरव्यू, वो परी प्लान होता है, पता होता है ये वाले क्वेश्चन है और इनको पूछना है हमने। तो ये परी प्लान जो क्वेश्चन होते हैं इनको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, और जो होते हैं दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड, वो बातों से बातें निकलती रही हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड। इनफ्लेक्सिबल से भी मुराद यही है ना, बस वो उसी का जवाब देना है। जैसे कहते हैं भाई यस और नो की बात करो। आपने कभी नून लीग वालों से सवाल करे ना, उन्हें कहें कि यस और नो की बात करो, तो वो यस और नो का जवाब नहीं दे सकते, वो जरूर उन्हें बोलना होगा। तो यस और नो जो है ना वो जवाब यहाँ से मांगा जाता है इसके अंदर। तो वो होता है प्री प्लान्ड, होता है स्ट्रक्चर होता है। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड रिस्पोंडेंट इज परमिटेड टू आंसर फ्रीली। किसी से क्वेश्चन पूछा गया है, खैर है, अब ये इनको कोई असर नहीं होता। यहाँ भी अगर है ना, तो ये ऐसी मखलूक है कि इनको जो मर्जी कह लेना, इनके ऊपर असर कोई नहीं होता। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये बेसिक प्रूफ होते हैं। अच्छा खैर, क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड रिस्पोंडेंट इज परमिटेड टू आंसर फ्रीली। मतलब आपसे सवाल पूछा है, आप जैसे मर्जी उसका जवाब देते जाएं, वो ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है,
अच्छा, a variable that is combination of other variable assumed to have same constructor। अब ये सवाल थोड़ा मैंने इसकी डिटेल तो शामिल की है कि चीज, ये सवाल मुझे भी ज्यादा क्लियर नहीं था, तो इसकी मैंने डिटेल आपको दे दी है, आपने उसको पढ़ लेनी है। इतना थोड़ा सा आसान तुक्का मेरी तरफ से याद रख लें कि जब दो वेरिएबल्स की बात हो रही हो, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ ये दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ इफेक्ट कर रहे हो, उनके एक साथ नतायज को देख रहे हो, इसको हम इंडेक्स वेरिएबल कह रहे होते हैं। ठीक है, इंडेक्स का मतलब ये होता है, अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल एक अलग वेरिएबल है, क्राइटेरियन वेरिएबल्स जो किसी क्राइटेरिया के ऊपर देख रहे हैं, इंडेक्स वेरिएबल होता है जब दो या दो से ज्यादा यानी उन वेरिएबल्स को इकट्ठा हम करें, इसे एक रिग्रेशन एनालिसिस भी कहते होते हैं। तो इसकी मैंने डिटेल दी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इसका जो आंसर है वो इंडेक्स वेरिएबल। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी अमंग द सैंपल ऑफ रिसर्च, यानी चीजें आपस में कोई नहीं मिलती जुलती। मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है, भी लगाई, डिसिमिलैरिटी हो यानी आपस में चीजें मिलती जुलती कोई नहीं है, तो वो हमारे पास बहुत आसान हेटेरोजेनिटी कहते हैं। ऑटोनोमी एक जैसी होता है, हेटेरोजेनिटी जिसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो डिसिमिलैरिटी है वो ये होगा, ऑटोनोमस होता तो एक जैसा होता है। ठीक है, a list of the entire population eligible to be included within the specific parameter of a research study। जब हम सैंपलिंग कर रहे होते हैं ना, यानी सैंपलिंग मतलब डाटा लेना, अब जब हम सैंपलिंग लेते हैं तो सैंपलिंग के अंदर हमारे पास वो लिस्ट ऑफ होनी चाहिए कि जिन लोगों से हमने डाटा लेना है, यानी वो पॉपुलेशन, वो लोग, यानी मैं प्रोफेसर से डाटा ले रहा हूँ और पंजाब के तमाम प्रोफेसर, कॉलेजेस के गवर्नमेंट प्रोफेसर 17 to 21 स्केल के लोग, वो मुझे डाटा देंगे। अब ये चीजें मेरी लिखी हुई हैं, यानी स्पेसिफिक जो मैंने पैरामीटर सेट किया है जो मेरे डाटा के एलिजिबल हैं, इसे सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं कि कौन लोग उस फ्रेम के अंदर आते हैं। वो पुराने जमाने में कढ़ाइयाँ नहीं होती थी, और वो फ्रेम जो है ना वो डाल के और फिर ऊपर धागे के साथ वो सुई धागे, अब वो फ्रेम का मतलब कि वो कपड़ा जितना उसके अंदर आ गया है ना, वो वाला। अब जब हम पॉपुलेशन में, वो पॉपुलेशन जो मेरे सर्कल में आ गई है, वो पॉपुलेशन जिस जो एलिजिबल है, जिनसे मैंने डाटा लेना है, मैं डॉक्टरों से लेना है, कौन से डॉक्टर किसके, अब ये नहीं मेरे प्रोफेसर, अब ये वाली सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जो जो एक मतलब जो स्पेसिफिक है, जो इसमें डाटा लेना है, उसे हम सैम्पलिंग फ्रेम बोलेंगे। क्लियर? टेकिंग डाटा मेरे ख्याल आगे आ नहीं रहा, चलो इसमें भी आ गया। टेकिंग डाटा फ्रॉम को वर्कर्स कस्टमर एट सिंगल मॉल। पहले तो ये बात समझे, मैंने डाटा लेना है और डाटा लेने के लिए मैं घर से निकलता हूँ और जो है वो सामने एक माल है या दुकान है या मार्केट है, वहां पे जाता हूँ, जो बंदे मुझे वहां पे मिलती है ना, उन सब से मैं डाटा ले लेता हूँ। हाँ जी यार, ये बताएं यार, ये नून लीग वाले कैसे हैं यार, ये वाले कैसे हैं। अब जो मुझे मिले हैं ना, मैं उनसे डाटा लेने लग गया हूँ। तो ये वाली जो होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एक्सीडेंटल सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक्सी परपोजिव नहीं होगा। परपोजिव होता है जब आप किसी को टारगेट करते हैं कि फलां बंदा मेरी रिसर्च के लिए सूटेबल है, परपोजिव नहीं होगा। परपोजिव को समझे, परपोजिव सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग होती है जिसके अंदर हम, मिसाल के तौर पे मैंने लेना है डाटा फलां एक गांव से लेना है, अब मैं कहता हूँ यार इस गांव के अंदर ना फलां बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो डाटा ठीक देगा, ये बाकी जो है ना मुझे डाटा ठीक नहीं देंगे। अब उस शख्स की तरफ मैं जाऊंगा और वहां से उससे डाटा लूंगा। ये होती है प्रपोजिव, किसी को प्रपोज करना कि वो बंदा ठीक है, उससे डाटा ले लेते हैं। एक्सीडेंटल होता है जो मिला उससे ले लिया, यानी मैं घर से निकला हूँ, साथ माल है, माल में खड़ा हुआ, जैसे वो जो एंकर होते हैं नए, वो माई पकड़ते हैं और घुस जाते हैं एक माल में, जो मिलता गया उससे बात पूछते रहे। तो ये एक्सीडेंटल सैंपलिंग होती है। बात क्लियर हुई सबको? बात की समझ आ गई है? एक्सीडेंटल क्या होती है? जो हम किसी से भी ले रहे हैं, मैं घर से निकला, माल में चला गया, जो मिला ले लिया। प्रपोजल तो मैं किसी खास को प्रेफर करूंगा ना कि फलां बंदे से लेना। और सिस्टमेटिक सैंपलिंग ये होती है कि जो आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब मैं कहता हूं कि क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं 50, हर बेंच के ऊपर बच्चे बैठे हैं 3, मैं कहता हूं हर बेंच का तीसरा बच्चा मुझे जवाब देगा पहले, यानी हर बेंच का तीसरा बच्चा, फिर उसका अगले का तीसरा बच्चा, उसका तीसरा बच्चा। तो ये वाला जो है वो, यानी
हर बेंच का तीसरा बच्चा जो है जवाब दे रहा हो, तो इसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। मैं कहता हूँ हर क्लास का 8वां बच्चा, ये जो लाइन खड़ी है हर लाइन का 5वां जो बंदा है वो आ जाए। इस तरह करके जो होता है ना, ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। क्लियर हुई? मोहम्मद शुएब मरवाएंगे। अच्छा, इट इज कॉल्ड इफेक्ट, रिस्पॉन्स, आउटकम, प्रेसिडेंट एंड बिहेवियरल वेरिएबल। जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कौन सा वेरिएबल है जो इफेक्ट है, यानी पहले क्या होता है, एक होता था स्टिमुलस, और स्टिमुलस के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। यानी पहले काज होती है फिर इफेक्ट होता है। ठीक है, काज और इफेक्ट, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, आउट इनपुट एंड आउटकम, एंटीसीडेंट, प्रेसिडेंट। तो भैया ये कौन बात कर, ये सारा किसके ऊपर किसकी बात हो रही है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, ये कीवर्ड याद कर लें, सवाल आएंगे और उन सवाल के अंदर इनमें से कोई एक हो सकता है, कोई एक हो सकता है, तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए। यानी आपको पता है काज होगा तो इफेक्ट होगा, काज इंडिपेंडेंट है, इफेक्ट डिपेंडेंट है, स्टिमुलस इंडिपेंडेंट है, रिस्पॉन्स डिपेंडेंट है, इनपुट इंडिपेंडेंट है, आउटपुट ये इसी तरह प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, और एंटीसिपेंट जो है। तो ये चीजें आपको पता होंगी तो आपके लिए उसको आसान हो रहेगा। क्लियर? इट इज कॉल्ड काज। अब ये बात कर रहा है, काज है, स्टिमुलस है, ट्रीटमेंट एंटीसीडेंट है, एक्सपेरिमेंटल है, प्रिडिक्टिव है, कौन सा वेरिएबल है जी? आसान सा सवाल जी, जबरदस्त, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये वाला मैं अब समझा कि 804 को क्यों हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, a description and analysis of what will occur under carefully controlled condition। अब एक बताएं कि कंट्रोल कंडीशन कहाँ पे होती है? बेसिक में तो ओवरऑल कंट्रोल होता है, लेकिन कहाँ पे हम एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बनाते हैं, तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, एनालिसिस व्हाट विल बी, क्या यानी एक होगा क्या होगा, और एक एक को हम केयरफुली कंट्रोल बनाते हैं, एक ट्रेडिशनल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर दो ग्रुप बना रहे होते हैं ना, एक होता है जिसे हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल ग्रुप है, कॉमन ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप है, जिस तरह चीजें चल रही वैसे होगी। एक को मैनिपुलेट करेंगे, ट्रीटमेंट ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसका नाम दें। It explore the possible cause of effect or existing difference in the behavior of individual। अच्छा, इट एक्सप्लोर द पॉसिबल काज और इफेक्ट की बात कहाँ होती है, काजुअल कंपैरेटिव में होती है, आसान सी बात है। इट इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। अब हमने वो पढ़ा था क्रिटिसिज्म, किसमें पढ़ा था, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है, ये दोनों क्या चीजें हैं, इनके अंदर जो है वो कौन सा रिलायबिलिटी जो है, ये इंटरनल है, ये दोनों है। ठीक है, हम यानी कि इंटरनल के अंदर हम कर रहे होते हैं उसकी देख रहे होते हैं, जेन्युइननेस देख रहे होते हैं, और एक्सटर्नल के अंदर हम वो देख रहे होते हैं कि वो नहीं नहीं सॉरी, एक्सटर्नल के अंदर जेन्युइननेस देख रहे होते हैं, और इंटरनल के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि वो वाकई compete भी करता है कि नहीं करता। तो दोनों, इसका आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों ही इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हम रिलायबिलिटी में देख रहे होते हैं। इसकी डिटेल मैंने दी है, इसको पढ़ लीजिए। अच्छा जी, अब ये कुछ सवाल हैं, दो सवाल हैं। ये दो सवाल करने के लिए आपने फौरी तौर पे मेरे नोट्स निकालने हैं, वो जो मैंने रिसर्च किए हैं, उसके अंदर मैंने आपको जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टॉपिक पढ़ाया था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताए थे जो है ना वो थ्रेट्स बताए थे, थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वाली बातें की थी। आपने उसको देख लेना। फटीग, आप थके हुए हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं, थकावट का जो असर रिसर्च के ऊपर होगा, आप आपकी हैबिट ऐसी बन गई है, आप स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोसीजर, प्रिसीजन, करेक्शन ऑफ मेजरमेंट, ये सारे रिलायबिलिटी के अंदर आते हैं। ये थ्रेड रिलायबिलिटी, ये उनको रट्टा लगा लीजिएगा, वरल
समझने के लिए ये होता है कि जो चीजें बैच से आ रही होती है ना आपसे बैच, उसको हम रिलायबिलिटी इस तरह काउंट कर रहे होते हैं। टेस्ट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट as produced by another standardized test. It has two types. वैलिडिटी मैंने आपको पढ़ाई थी, वैलिडिटी की टाइप्स पढ़ाई थी, और मैंने बताया था कि एक टेस्ट मैं लेता हूं और वो टेस्ट किसी और लिए गए टेस्ट के उसके साथ स्टैंड टेस्ट के साथ मैच कर रहा होता है, तो क्राइटेरियन है। क्राइटेरियन की फर्दर मैंने दो टाइप्स आपको बताई थी, कनकरंट वैलिडिटी और उसके अलावा कौन सा था वो, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है, कनकरंट और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ये सी नहीं है सर, ये देखें, कनकरंट और दूसरा प्रिडिक्टिव है। ये क्राइटेरियन वैलिडिटी की टाइप है कि आप, मैंने कहता हूँ ये टेस्ट जो है ना आपने इससे इतने नंबर लिए ना तो फलां जो टेस्ट दिए उसमें से इतने नंबर होंगे, या मेरे टेस्ट में से आपने 80 नंबर लिए तो आपके पीपीएससी में भी 80 नंबर आएंगे। तो ये क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है। डैश extent to which a test reflects to measure of hypothetical trait, or it is checked what would exist in test theoretically, does test measure the construct। ओए क्या सवाल है। अच्छा, इसका जवाब, बात को समझिएगा, एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट रिफ्लेक्ट टू मेजर ऑफ हाइपो, आपने ना वो मैंने आपको बताई थी इसकी वैलिडिटी की टाइप्स पढ़ाई थी। वैलिडिटी के अंदर मैंने एक आपको पढ़ाई थी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मैंने वो कहा था कि वो एटीट्यूड या वो चीजें जो हम जिनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जिनको डायरेक्टली मेजर, यानी वो किसी शख्स की आदत हो सकती हैं, किसी का एंग गुस्से होना, किसी का मुस्कुराना, किसी को इमोशनल इंटेलिजेंस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो इतनी आसानी से हमें पता नहीं चलती। किसी का, यानी कि मैं अगर कर रहा हूँ वैलिडिटी और किसी का उसके ऊपर मूड बायस शाम में मूड का असर हो जाए, ये चीजें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ वैसे कीवर्ड भी दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट की बात आ गई है तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की तरफ आ जाएं। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो है, जब बात हो के हाइपोथाइव ट्रेड, ऐसी ट्रेड जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उनको ये वाली चीजें, इसको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये वैलिडिटी की टाइप्स के अंदर, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर मैंने चीज आपको बताई हुई है। क्लियर है। सवाल थोड़े मुश्किल भी हैं और थोड़े से जो ना वो, बस आपने घबराना नहीं है, करते रहना। डैश व्हेन डिफरेंट मेजर्स हैव ओनली अंडरलाइंग कॉमन कंस्ट्रक्ट, मुख्तलिफ मेजर कर रहे हैं और अंडर कॉमन कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, यानी इसको बात को थोड़ा सा, ये सवाल के अंदर जवाब है डिफरेंट मेजर, यानी एक चीज के बहुत से सोल्यूशन आ रहे हैं मेरे पास, डिफरेंट मेजर्स आ रहे हैं, एक की वैल्यू 10, 12, 11, 8, 7 डिफरेंट मेजर हैं। अब उनमें से मैंने कॉमन कंस्ट्रक्ट लेना है, एक पॉइंट लेना है, जस्ट सिंगल पॉइंट लेना है। तो अंडरलाइन कॉमन कंस्ट्रक्ट, यानी जब हम मुख्तलिफ सोल्यूशन से सिंगल सोल्यूशन की तरफ आते हैं वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, सिंगल, अगर मैं डिफरेंट से, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट से मतलब सेम से, कॉमन से, एक से डिफरेंट की तरफ आता, तो फिर वो डाइवर्जेंट हो जाता। ओके जी। थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी एज हिस्ट्री है, मेचोरेशन है, प्री टेस्ट है, और कौन सा होता है, यानी इंटरनल वैलिडिटी को कौन कौन से थ्रेट्स, इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये मैंने आपकी स्लाइड भी कॉपी करके यहाँ रखी है, ये मैंने आपको स्लाइडें दी हुई हैं, मैं पिछले भी वो वैलिडिटी रिलायबिलिटी वाला है, टाइम मिले तो वो भी ऐड कर दूंगा। तो ये वाली चीजें प्रॉपर ना आपको ये वाले पता होना चाहिए कि हिस्ट्री, मेचोरेशन, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंट, ये वाली आते हैं जी इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आता है। पायलट टेस्टिंग हो गया और बायोफ्लैश हो गया, इस तरह की चीजें हैं वो आपके आते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने इनको कर लेना है, रट्टा लगा लेना है। ओके। अच्छा, थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, वही एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर हमारे पास ये बाइस सिलेक्शन, ये चीजें आती हैं, इस स्लाइड में नहीं लिखी, और इंटरनल के अंदर ये था, यानी इसी तरह की स्लाइड जो है ना मैं ये बल्कि मैं कॉपी करके इधर रख दूंगा ताकि वो लोग याद कर देंगे। ठीक है, ये बाइस सिलेक्शन, SPSS, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडी। ठीक है, स्टेटा, सस, एक्सेल, ये जो है, ये सॉफ्टवेयर क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, सास है। ठीक है, SAS। अच्छा जी, it is based on the fact that theories we develop are based on data collected from participants। ये वाली बात जो है ना मैंने आपको पढ़ाई हुई है बैच 5 के अंदर,
अब आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा है। होने चाहिए सारे ही कुछ ना कुछ के क्योंकि रिसर्च बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, तो बोरियत को खत्म करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। अच्छा बताइए जी, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सी है जिसमें हम थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं। बिलाल साहब गलत बता रहे हैं आप। एंड इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट थ्योरीज। जी मैडम ऑफ मैविश का पार्ट फाइव का ठीक, आप लोग ठीक बता रहे हैं। देखिए हमारे पास थ्योरी दो जगह पर डेवलप होती है, एक बेसिक रिसर्च में, एक ग्राउंडेड रिसर्च में। बेसिक रिसर्च के अंदर वो क्वांटिटेटिव है, बहुत ज्यादा प्रिसिशन हाई कंट्रोल। और जो जो दूसरी है ना ग्राउंडेड रिसर्च, ये क्वालिटेटिव है, यानी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी, बहुत ज्यादा कंक्लूजन, करेक्शन, इन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं देखा जा रहा होता। बस एक थ्योरी दे रहे हैं जो पब्लिक में, मैं चंद लोगों में रहता हूँ, यानी एक गांव में मैं कुछ अरसा गुजारता हूँ, और वहां के लोगों की आदत और सारा कुछ परसेप्शन मैं उसकी बुनियाद पे एक थ्योरी दे देता हूँ कि इस जगह के लोग इस तरह करते हैं। अब थ्योरी तो मैंने डेवलप कर दिया है, वो थ्योरी क्वालिटेटिव है, वो थ्योरी मैंने दी है। कोई और बंदा आए तो वो शायद कहे कि ये थ्योरी उसको ना माने, वो कोई और थ्योरी दे दे इसके मुतालिक, ठीक है। तो ये जो क्वालिटेटिव डाटा से थ्योरी होती है ना, ये होती है ग्राउंडेड थ्योरी। और जो क्वांटिटेटिव डाटा से थ्योरी डेवलप होती है वो बेसिक थ्योरी होती है। क्लियर? अच्छा जी। फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल मेथड इज, पहला स्टेप एक्सपेरिमेंटल मेथड में कौन सा है? कौन सी इसकी बाकी टर्म? फिनोमिनोलॉजी का रिसर्च, किसी फिनोमिना को स्टडी करना। एथनोग्राफी, लोगों को रिसर्च करना। नरेटिव रिसर्च, जिसके अंदर हम स्टोरी टेलिंग, यानी जो कहानियां होती हैं किसी वाक्य को ऐसे नरेट करना, स्टोरी की तरह नरेट करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, किसी फिल्म के ऊपर कर लें। फर्स्ट स्टेप इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, सबसे पहले क्या होता है, क्या हाइपोथेसिस देंगे, या पहले प्रॉब्लम देखेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, या थ्योरी डेवलप करेंगे? तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम देखते हैं कि मसला क्या है, फिर हाइपोथेसिस देंगे। और एक बात ये भी कि हाइपोथेसिस जो है थ्योरी, ये बगैर उसके होती है भला? बगैर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बगैर इसके होती है? हाइपोथेसिस के नहीं होती, ठीक है ना, हाइपोथेसिस मस्ट है, ये याद रखना। अ प्लान और प्रोसीजर टू कंडक्ट स्टडी इज कॉल्ड, वो तरीकेकार, वो प्लान, वो प्रोसीजर जिसके हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्या चीज होती है? अप्रोच होती है, कंसेप्ट होता है, पैराडाइम होता है, नन क्या होता है? यानी मैं कहता हूँ मेरा ये प्रोसीजर है यार, मैं इस तरह काम करूंगा, कंडक्ट ऐसे, तो ये अप्रोच होती है, यानी आपकी क्या अप्रोच है, आप इसको कैसे लेते हैं, ठीक है, ये अप्रोच के अंदर आता है। मिनिमम सैंपल साइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज, जब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो कम से कम साइज कितना होना चाहिए? जी 20%, टोटल पॉपुलेशन का 20% आपका डिस्क्रिप्टिव हो। ये होता होता कोई नहीं है, बस बरल इसको कहते हैं। स्टडी ऑफ पब्लिकेशन, किसी ने जो है ना, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो हमारे करंट इश्यूज के ऊपर होती है, जिसके अंदर हम सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हम करंट किसी, हाँ जी, ये लिटरेसी रेट की वजह क्या है जो आजकल कम है, ये एजुकेशन क्यों डाउनफॉल हो रही है, ठीक है, ये सारी करंट इश्यूज के ऊपर जो स्टडी हो रही होती है ना, उसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। स्टडी ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन की स्टडी करना, तो ये क्या कहते हैं इसको? बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी तो होता है किसी शख्स की अपनी जो है, पेपरग्राफी, केमियो केमीग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना, ये जो हम पब्लिकेशन की स्टडी कर रहे होते हैं, फलां बंदे ने इतनी जो है वो की है, इतना आर्टिकल लिखे हैं वगैरह। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप्स इन, हमारे पास यहाँ रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडम के अंदर हम डाटा रैंडमली ले रहे होते हैं। सिस्टमैटिक के अंदर सिस्टमैटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि हर पांचवा बंदा, आठवां बंदा एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्लस्टर के अंदर हम ग्रुप बनाते हैं, यानी मैंने 9वीं क्लास लेनी है कि तो 10 स्कूल है, क्योंकि एक ग्रुप बना दिए, एक स्कूल पूरा उठा लूंगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऐसा होता है जिसके अंदर सब ग्रुप्स बनाते हैं। सब ग्रुप्स कैसे होते हैं? मैं एक गांव के अंदर गया और वहां पे मैंने डाटा लेना है। मैंने वहां पे जाके क्या किया कि मैंने देखा कि 100 की तादाद है, तो उसको मैंने ना 50%, जिस डाटा का मतलब यही होता है सब ग्रो इस तरह। अच्छा स्टेट, अब मैंने क्या कर दिया वहां पे
मैंने मेल का 50 मेल हैं, 40 फीमेल हैं, 10 फीमेल हैं। अब मतलब एक ग्रुप बन गया, सब ग्रुप, अब उनमें से उनकी रेशो के अकॉर्डिंग मैं उठा लूंगा। ठीक है। या मैं कहता हूँ मेरे पास जो पॉपुलेशन है, कुछ हिंदू हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ अब मैं उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप बना दिया है मजहब के अकॉर्डिंग, फिर उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनसे डाटा ले लेता हूँ। तो जो सब ग्रुप्स की बात जो होती है ना, ये क्लस्टर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में होती है। क्लस्टर में ग्रुप की बात होगी, सिस्टमैटिक में nth नंबर की बात होती है, और इसमें रैंडम सिलेक्शन की बात होती है। Administration of instrument on 2 or 3 respondent to find out its flaws is termed as। आप डाटा लेने के लिए चंद लोगों से डाटा लेते हैं, ये देखने के लिए कि मेरे के फ्लॉज हैं तो वो खत्म हो जाएं। ठीक है। तो ये पायलट स्टडी होता है, चंद लोगों से पहले डाटा लेना, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑन 2 or 3 रिस्पॉन्डर, 2 या 3 रिस्पॉन्डर। देखिए 2-3 नहीं होते, मिनिमम हमें 20 लेने होते हैं। ठीक है। ये 2-3 यहाँ पता नहीं क्यों लिख दिया गया है सवाल के अंदर। बहरहाल आपने 20 लेने होते हैं। पायलट स्टडी की जो मानी जाती है ना, वो 20 की सैंपल माना जाता है। तो स्टडी हो थोड़ी हो, तो ये पायलट स्टडी होती है। Which form of reasoning is the process of drawing a specific conclusion from a set of premises? जिसके अंदर हम कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, वो कौन सा होता है? रैशनलिज्म, वो तो दिमाग से काम लेना होता है, लॉजिक होता है। इंडक्टिव होता है, एक्सप्लोर करते जाओ, कंक्लूजन नहीं निकालना, जाते जाओ जाते जाओ। और डिडक्टिव, जहां हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लें। कंक्लूजन सिर्फ डिडक्टिव के अंदर निकल यानी ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। इसमें चीजों को एक्सप्लेन करके उनका कोई फाइंडिंग निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। इंडक्टिव जो होता है वो उसमें चलते चलो, स्पेसिफिक जनरल, और बढ़ाते जाओ, एक्सप्लोर करते जाओ, ये डिडक्टिव। The type of research is intended to be carried out by any professional। वो रिसर्च जो कोई भी कर सकता है, इन एनी टाइप ऑफ स्कूल, किसी भी स्कूल में कर लें। टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, मसले का सोल्यूशन फाइंड करना है। द फाइंडिंग आर लिमिटेड इन देयर जनरलाइजेबिलिटी। फाइंडिंग जो है वो बड़ी लिमिटेड है, होती है इसकी, यानी उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले यह कीवर्ड आ गया स्कूल। जब बात स्कूल की आई तो सीधा हमारे जेहन में आया कि ये तो एक्शन रिसर्च की बात हो रही है। दूसरा, उसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते, यानी जिसको जनरलाइज भी ना कर सकते हो और वो स्कूल में हो रही हो, तो ये वाली रिसर्च तो हमारे पास कौन सी होती है? एक्शन रिसर्च होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट रिलेटेड एविडेंस ऑफ वैलिडिटी? वैलिडिटी की हमने टाइप्स पढ़ी थी, और टाइप्स के अंदर हमने कहा था सबसे पहला कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। जी, केस स्टडी में डिटेल होती है। अच्छा जी, मैंने केस स्टडी की बात कहाँ की है? मैंने इसका लगाया ही कोई नहीं इसको। अच्छा जी, कंटेंट में आपको मैंने बताया था फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी जो कंटेंट को देखते हैं। अब अगर आपने इतना मुश्किल पेपर बना दिया है कि बच्चों से पढ़ा नहीं जा रहा, यानी वोकैबुलरी इतनी मुश्किल बना दी है पेपर की, वो तो कंटेंट के ऊपर है ना, आपने कंटेंट ठीक नहीं चूज किया। ठीक है। इन टेस्ट एटम आर एट एन अप्रोप्रिएट रीडिंग लेवल। कंटेंट वैलिडिटी के अंदर ये आती है कि वो चीज काबिल रीड हो। ठीक है, वो बच्चे उसको रीड कर सकें, तो ये कंटेंट वैलिडिटी के अंदर आता है, जो करेक्ट आंसर है। बाकी देखें, अब देखिए ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी की बात तो होती है, रिलायबिलिटी में खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद आ गया जी, स्कोर अपटेन टू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस की बात हो गई, ये भी वही आ गया। ठीक है। स्कोर आर कोरिलेटेड विद स्कोर अपटेन्ड ऑन एन अदर इंस्ट्रूमेंट, ये तो क्राइटेरियन वैलिडिटी आ गया। ठीक है, किसी और इंस्ट्रूमेंट से लिया, इधर लिया, ये भी रिलायबिलिटी में कहीं आ गया। तो जो हमारा रीडिंग लेवल की बात हो रही है ना, वो वाला, ये वाला हमारा पहला ऑप्शन, इसका ए ठीक है। ये कंटेंट वैलिडिटी की बात करेगा कि वो रीडिंग लेवल पे है कि नहीं है। बात भी समझ आई? विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बस रह गए हैं बाकी 9 मिनट। 9 मिनट के अंदर 840 तक कर लेते हैं, और ताकि कल फिर हम कोशिश करेंगे खत्म करने की इसको। Which of the following is not one of the 3 best known ways to obtain a reliability coefficient? ठीक है।
यानी रिलायबिलिटी की बात, कौन सा इसमें रिलायबिलिटी नहीं है? टेस्ट रिटर्न रिलायबिलिटी होती है, इक्वालिटी भी रिलायबिलिटी होती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी भी होती है। तो कंकरेंट जो है वो वैलिडिटी की टाइप है, रिलायबिलिटी की नहीं है। ठीक है, ये वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा टेस्ट जिसको बड़ा टाइम भी पूरा पूरा लगता है, कास्ट भी कम लगती है, बड़ा आसानी से लेना देना, ये सारा ये वाली यूजिबिलिटी में आता है। ये सवाल मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि शायद पहले हो चुका है। इफ द स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। कोई कोई टेस्ट जो है ना उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, तो उसके स्कोरिंग इफेक्ट नहीं होती, तो किसे कहते हैं, वो क्या होता है? गलत बता रहे हैं। इफ द स्कोरिंग ऑफ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, उसकी द वो टेस्ट जिसकी स्कोरिंग जो है वो नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती। आप रिलायबिलिटी की तरफ आ रहे हैं जी, कंसिस्टेंसी। अब वो इफेक्ट तो 5-10% होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है मरूजी सवाल, जैसे कि वो एक बंदे ने चेक किया है, दूसरे ने चेक किया है, वो सेम नंबर ही रहेंगे, नंबर कम ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। हुडर रिचर्डसन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट। हुडर रिचर्डसन किस में आता है? क्रॉनबैक अल्फा, हुडर रिचर्डसन, ये दोनों रिलायबिलिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, एथनो मीन, एथनो का मतलब क्या होता है? पीपल, ट्राइब, नेशन, क्या होता है एथनो? लोग, यही होता है तीनों। ठीक है, पीपल भी आते हैं, ट्राइब भी और नेशन भी, सारे इसके अंदर आते हैं, सभी सभी आते हैं, डी आता है इसका। मोस्ट यूज डाटा कलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट, कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है डाटा कलेक्शन करने के? सबसे ज्यादा क्वेश्चनियर बोलते हैं। ये सवाल हमारे 2022 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चनियर इसका ठीक आंसर। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वो क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है। ठीक है, कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म किया, ये रेंज होती है। वट आर द काइंड्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की कितनी काइंड्स होती हैं? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, कैटेगोरिकल, कौन सी काइंड है वेरिएबल की, कौन सी काइंड है इसमें से? सारी हैं। ठीक है, वो वेरिएबल की वीडियो मैंने आपको बताई थी, 9 तरह के मैंने वेरिएबल बताए थे, उनके अंदर ये आते हैं। रैंडमली फॉर्म ग्रुप्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, रैंडम ग्रुप कहाँ पे बनाए जाते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर रैंडम होती है बातें। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रैंडम उसके अंदर होती हैं चीजें, यानी ग्रुप बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव है और इसके अंदर हमेशा रैंडम हम सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर कोई सिस्टमैटिक किसी तरह का और ऑप्शन नहीं होता, बस इसमें रैंडम ही लेना होता है। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज, इसको टेस्ट किया जाता है या प्रूव किया जाता है? अभी बात की थी आपको, मैंने बताई थी। हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं या प्रूव करते हैं? टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस को कभी भी प्रूव नहीं किया जाता। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आर नेसेसरी इन, डेवलप करना और टेस्ट करना हाइपोथेसिस को किसके अंदर जरूरी है? कहाँ पे हाइपोथेसिस लाजिम होगी, उसको लाजमी टेस्ट किया जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, देखिए हाइपोथेसिस मस्ट है, तो कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल में। कहाँ पे टेस्टिंग हो रही होती है हाइपोथेसिस की, तो वो ये कह रहे होते हैं। द ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च इज, वो लोग जो ग्रुप सिलेक्ट किया है जिनसे मैंने डाटा लेना है, वो क्या है? पॉपुलेशन है, बिल्कुल ठीक है, यानी वो लोग जो मैंने जिनसे डाटा लेना है पॉपुलेशन है। ठीक है, जो ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन होगा, और उनमें से जो चंद लोग लेंगे वो सैंपल हो जाएगा, जो जो प्रोसीजर होगा सैंपलिंग हो जाएगा। द सैंपलिंग इन विच ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड, जहां पे ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है इंस्टेड के इंडिविजुअल के, तो सिस्टमेटिक है, रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है। मैंने आपको बताया था ग्रुप जो सिलेक्ट किया जाता है वो क्लस्टर होता है। सब ग्रुप्स की बात होता तो स्ट्रेटिफाइड होता, रैंडम की बात होती, लकी ड्रा होता तो रैंडम होता, सिस्टमेटिक जहां पे nth नंबर होता। द मीन ऑफ द स्कोर 1 2 3 4 5 क्या है जी? जरा इसको जमा करें, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 तकसीम 5 3 आ गया। ठीक है, समझ आई सवाल की? मीन तो निकाल लेंगे ना, जमा करके उसके वैल्यू के ऊपर तकसीम कर देना। क्या ख्याल है, कर लें? 4 मिनट रहते हैं, 2 4 सवाल और हो जाएंगे। इन इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, इंडक्टिव के अंदर हम कहाँ से जाते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सवाल है, आपको पता है। जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं डिडक्टिव में, और स्पेसिफिक टू जनरल
इंडक्टिव में। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है आप इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम सोर्स। एक्सट्रीम सोर्स की मैंने बात बताई थी, आपको याद है कि मैंने कहा था कि अगर कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ एवरेज निकालो 2 4 3 5 7, और साथ में लिख लेता हूँ 804। अब इतने बड़े काम जो है ना, वो इतनी बोनी वैल्यू में एक 804 वाली वैल्यू आ गई है, तो वो उनका मुकाबला कर सकती है? यानी वो तो बड़ा उसका काम खराब हो जाएगा। तो वो ये मीन को जो है ना एक्सट्रीम वैल्यू डिस्टर्ब करती है। ओके, द पास्ट इवेंट्स आर स्टडीड बेस्ट इन, जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, कि कौन सी पास्ट इवेंट्स हिस्टोरिकल में होते हैं ना, और हिस्टोरिकल कौन सी रिसर्च है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव रिसर्च है। The value of semi-interquartile range in the discrimination where Q1 is equal to 78, Q3 48 will be Q3 minus Q1। इसका वो Q2 का फार्मूला है, इसको फार्मूला वो लगा लेना, फार्मूला है Q2 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। और जब इसको निकालेंगे हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इधर उधर करके ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 है ना, तो Q3 में से Q1 निकलेगा ना, यहाँ पे 30 है, तो 2 पे तकसीम होना शायद। फिर ये वाला फार्मूला मैंने टाइल में दिया था, देखो 2 पे फिर तकसीम होना है, तो इसलिए 15 इसका आंसर आता है। नहीं, बल्कि 2 पे तकसीम में सेमी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, सेमी इंटर, शायद इसकी वजह से इसको 2 पे तकसीम करने हैं, अदरवाइज सिर्फ इस वजह से निकालना था, लेकिन सेमी इंटर कर्टाइल आया है, तो इस वजह से करके इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे। Q3 माइनस Q1 था, फार्मूला ये था Q2 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 था, और शायद ये सेमी इंटरकटाइल है, तो शायद इसकी 2 तकसीम हो, इस तरह का कोई है इसका चक्कर ना। देखिएगा ना, पता चले तो बताइएगा, मैं इसको इसका सोल्यूशन फाइंड करूंगा। नोट्स में देखेंगे जिसका फार्मूला लगा हुआ। If the population on which a study is based that all its units can be, मेरे नोट्स के अंदर ये है, जो मैंने स्टैट के नोट दिए थे ना आपको स्टैटिस्टिक के अंदर, उसमें कर्टाइल में सर्च करें तो वहां पे ये फार्मूला है। अच्छा, if the population on which a study is based that all the its units can be reached, it is termed as, जब हम डाटा ले रहे होते हैं ना, आखिरी सवाल, जब हम डाटा ले रहे होते हैं, डाटा लेने के दौरान जब सारी पॉपुलेशन मेरी एक्सेस में हो, सारी पॉपुलेशन मेरी एक्सेस में हो, मेरी रीच में हो, मैं उनसे डाटा ले सकता हूँ। यानी इफ द पॉपुलेशन स्टडी इज बेस्ड ऑन दैट ऑल यूनिट्स कैन बी रीच, सब मेरे पास हैं, सब के पास मैं पहुंच सकता हूँ, सबसे डाटा ले सकता हूँ, तो ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन होती है। जैसे मैं प्रोफेसरों के ऊपर डाटा लिया, पूरे पंजाब के प्रोफेसर, तो मेरी रीच पूरे पंजाब में नहीं थी, मैंने जंग को सिलेक्ट किया कि मेरी रीच थी जंग तक का। ठीक है, तो ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन। क्लियर? 845 तक, ये आज हमने 767 से शुरू करके 845 तक किए हैं, तकरीबन हमने 70 के करीब सवाल कर दिए। टारगेट पॉपुलेशन वो होती है जो जो हमारा टारगेट होता है, यानी मैं साइकोलॉजिस्ट जो है ना, मैं कहता हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट से डाटा लेना, साइकोलॉजी मेरा टारगेट है। होमोजीनियस जो एक जैसी पॉपुलेशन होती है, सारे ही एक जैसे हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, सारे ही अनपढ़ हैं, ये इस तरह करके। हिटारोजीनियस जहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ हैं, कोई मुख्तलिफ शोबों के हैं, वो हिटारोजीनियस के अंदर लेते हैं। ओके।